प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में, इसके पिछले लेक्चर में आपको जो है मैंने इस प्रश्नावली के मतलब कि 4.1 का सभी सवाल बना दिए थे। अब आप लोग को 4.2 का हम देखिए थ्योरी लेकर आए हैं। अब थ्योरी में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि सारणिकों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका पहला गुण क्या है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए पहला गुण में लिखा हुआ है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों की, पंक्तियों मतलब कि इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर, माने परस्पर बदलने से, परस्पर परिवर्तन करने का मतलब कि परस्पर बदलने से मान जो है अपवर्तित रहता है, मान में कोई बदलाव नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि पंक्ति को अगर आप स्तंभ में लिखिए या स्तंभ को आप पंक्ति में लिखिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे बात को? कि अगर आप पंक्ति को लिखिए स्तंभ में और स्तंभ को लिखिए आप पंक्ति में तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ गए आप लोग? जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोग को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 2 3 और हो गया 0। समझ रहे हैं? अब जितना भी देखिए इसमें पंक्ति दिया है उस सभी को हम कर लेते हैं स्तंभ में। तो देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखिए कैसा लिखते हैं कि जो देखिए ऐसा है तो इसको ऐसा कर लेते हैं 3 4 5, ऐसा है तो इसको ऐसा लिखिए 6 7 8, ऐसा है तो इसको ऐसा लिखिए 2 3 0। तो आप इसका मान निकालिए या आप इसका मान निकालिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसका मान निकालिए, आप इसका मान निकालिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए कि इसको परिवर्त करने से, इसको परिवर्त करने से, इसको परिवर्त करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए इसका हम यहाँ परिवर्त किए हैं, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में, जो पंक्ति में है स्तंभ में, पंक्ति में है स्तंभ में। क्लियर हो गया? और देखिए दूसरा यह है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तन कर दिया जाता है तो सारणी का जो चिन्ह है वो क्या होता है? बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सारणी में परस्पर मतलब कि लगातार अगर आप दो पंक्ति को अगर बदल देते हैं या दो स्तंभ को अगर आप बदल देते हैं तो सारणी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदल जाता है। माने उसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो मान नहीं बदलेगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह कब बदलेगा? जब आप दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदलते हैं तब। बात समझ गए ना? देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 4 5 हो गया, उसके बाद 2 0 1 9 8 6 ऐसा दिया है। अब मैंने यहाँ क्या किया कि R1 इंटरचेंजिंग फॉर R2। इसका मतलब है कि जहाँ R1 है वहां पर R2 लिखेंगे, जहाँ R2 है वहां पर R1 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? जहाँ R1 है वहां पर R2 और जहाँ R2 है वहां पर R1।
तो मैं बात करता हूं कि देखिए R1 किसको बोलते हैं, तो बताए थे कि पंक्ति को R बोलते हैं, पंक्ति को जी रफ में सुनिए और देखिएगा ध्यान से। पंक्ति को हम लोग रो मतलब कि R बोलते हैं, स्तंभ को हम लोग कॉलम मतलब कि C बोलते हैं। याद तो होगा आप लोग को। तो इसका मतलब है कि पहला पंक्ति के स्थान पर दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति के स्थान पर पहला पंक्ति। तो बोलिए क्या होगा, तो इसको पहला पंक्ति, इसको दूसरा पंक्ति, इसको तीसरा पंक्ति। तो पहला के जगह दूसरा, दूसरा के जगह पहला। तो बोलिए क्या लिखिएगा, 2 0 1 3 4 5 9 8 6। समझ गए आप लोग। जहां पहला है वहां दूसरा, जहां दूसरा है वहां पहला। इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। क्लियर है, पूरा क्लियर है। जैसे और भी मैं बता दूं, लेकिन जब आप बदलिएगा तो देखिए अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस लग जाएगा। अगर इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस लग जाएगा। यही इसमें समझना है। समझ गए ना, कि अगर इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस लग जाएगा। समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर। आप ध्यान दीजिएगा इसके लिए, बात समझ गए ना। तो आप थ्योरी में आप यही ध्यान दीजिएगा कि देखिए परस्पर दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर बदलते हो तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। उस सारणी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। कब बदलता, जब आप दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदलते हैं तब, परस्पर बदलते हैं तब। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, देखिए क्या है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, आप ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ समान है, समान मतलब कि बराबर, दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर क्या हो कि समान है मतलब कि बराबर है, तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होता है। कहने का मतलब कि किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो, ध्यान दीजिए, दो पंक्ति या दो स्तंभ का अगर मान बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। A B A, समझ रहे हैं, B C B, देख रहे हैं ना, C D B। इसमें क्या है कि आपको नजर आया होगा कि यह और यह है, मतलब कि C1 और C3 दोनों के दोनों जो है बराबर है। और जब दोनों अगर बराबर है तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। समझ गए आप लोग ना, कि कभी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, समझ रहे हैं ना, दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ गए। लिखे हैं कि कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ गए। अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे दिया है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। आपको नजर में आ गया कि यह वाला और यह वाला दोनों क्या है कि बराबर है। मतलब कौन कौन, तो इसमें R1 और R2 जो है बराबर है। समझ गए ना। जब इसमें R1 R2 बराबर है तो इसका मान क्या है, तो शून्य है। समझ में आ गया, क्लियर आ गया। अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। यदि एक सारणी की कोई पंक्तियां, यदि एक सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी एक पंक्ति का या कोई भी एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा।
कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है, जैसे इस प्रकार 3 4 5 6 7 8 0 0 0। इसमें क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए C3 जो C3 है, यहाँ इस सब का मान क्या है कि 0 0 0 है कि नहीं? सॉरी C3 नहीं जी, R3, इसको क्या बोलेंगे? R3 बोलेंगे, C3 इसको बोलेंगे। तो ये R3 का सभी मान जो है क्या है कि बराबर है, और क्या है कि 0 0 0 है, तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर उसका सभी अवयव 0 हो, तो किसी भी एक पंक्ति का, किसी भी एक स्तंभ का सभी सदस्य 0 हो, तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? क्लियर? जैसे और भी बात करते हैं कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है 0AB 0BC 0CD, ऐसा लिखा है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है सबके सब 0 है कि नहीं? और जब सबके सब 0 है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तीसरा और ऑब्जेक्टिव के लिए चौथा बहुत ही वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन दे देगा, आप ऑब्जेक्टिव में थ्योरी याद रखे हैं तो 0 लगाइएगा, 0 लगाइएगा। कब? जब दोनों बराबर होगा तब 0 लगाइएगा। कब? जब सभी 0 होगा तब। तो हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट नंबर 5। आप देखिए क्या, ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 है, इसमें लिखा है कि यदि एक सारणी विषम समित आव्यूह के रूप में रहे तो उस सारणी का मान 0 होता है। कहिएगा कि विषम समित आव्यूह क्या है? तो देखिए बताए हैं कि विषम समित आव्यूह का मतलब यही होता है कि किसी भी आव्यूह का अगर आप परिवर्त करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं, उसका मान -a के बराबर आ जाए। जैसे हम a का निकाले ट्रांसपोज, माने हम a को किए उल्टा, अगर उसका मान a के माइनस में आ जाए, मतलब उसी के मान अगर निगेटिव में आता है, मतलब उसी के मान अगर माइनस में आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम समित आव्यूह कहेंगे। तो कहने का मतलब कि यदि एक सारणी विषम समित आव्यूह के रूप में रहे तो उस सारणी का मान जो है 0 होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई एक आव्यूह इस प्रकार से है, और उसका सारणी ध्यान दीजिएगा कि A B C 0, उसके बाद हम कर लेते हैं -b 0, और उसके बाद लिख लेते हैं a, समझ रहे हैं बात को ना? इसके बाद हम लिख लेते हैं -c, उसके बाद लिख लेते हैं मतलब कि a, और लिख लेते हैं यहाँ पर 0। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका परिवर्त करें, तो देखिए मान, देखिए क्या होता है, परिवर्त करते हैं, परिवर्त कर रहे हैं। देखिए ऐसा है तो ऐसा 0 B C, ऐसा है तो ऐसा, देखिए क्या होगा, ऐसा है तो ऐसा A 0 -b, यही ना है, ऐसा है। देखिए पहले ऐसे था तो इसको हम अब ऐसे वाले को ऐसे, तो इसे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे है तो ऐसे, तो -b 0 A, अब ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा -c -a 0। आप देख रहे हैं कि जब हम इसको परिवर्त किए, जब हम इसको क्या किए, परिवर्त किए, मतलब कि बदल दिए, मैंने इसको उल्टा कर दिए, तो इसका मान इसी के ही माइनस में आया है। कहिए कैसे सर? क्योंकि यहाँ देखिए सब प्लस में है तो यहाँ सब माइनस में है, लेकिन जब इसको उल्टा किए तो जो प्लस वाला में था वो माइनस वाला में हो गया, और जो माइनस वाला में था वो प्लस वाला में हो गया। तो परिवर्तन में ही ना हुआ, मतलब कि इसका ये चिन्ह निगेटिव आ गया। तो जब किसी का अगर आप परिवर्त करते हैं, मान लीजिए कि आप इसका परिवर्त किए, तो परिवर्त करने पर अगर चिन्ह उल्टा हो तो उसी को हम लोग विषम समित कहते हैं। तो उसका मान क्या होगा सर? तो इसका मान जो है 0 होगा। क्या होगा? इसका मान 0 होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, दिमाग में यही रखना है
कि जो इसका विकर्ण होगा वो देखिए शून्य होना चाहिए, इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर नीचे में सभी वैल्यू प्लस वाला है तो सभी वैल्यू इसका ही ऊपर में माइनस में होना चाहिए। अगर नीचे में माइनस में है तो प्लस में होना चाहिए। बात समझ गए क्लियर? सब लोग को ध्यान है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम समित आव्यूह। अगर विषम समित आव्यूह के रूप में कोई भी सारणिक रहेगा तो उसका मान जो है शून्य होगा, उसका मान जो है शून्य होगा। समझ में आ गया क्लियर? अब अगला बात, अगला थ्योरी लिखे हैं कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक सारणी के किसी एक, मतलब कोई एक सारणी के किसी एक या देखिए किसी एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ मतलब कि पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं, इसके प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान जो है के गुणित हो जाता है, उसका मान जो होगा क्या होगा, के गुना हो जाएगा। अगर के से गुना आप करते हैं तो उसका मान जो है के गुना हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं आपको कि कोई एक, देखिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल इस प्रकार से है 3 4 5 6 7 8 2 3 1। अगर हम इसमें किसी भी एक में, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में के से गुणा करते हैं, मान लीजिए कि हम गुणा करते हैं, किसमें करते हैं, तो हम गुणा करते हैं इसी में के से गुणा कर देते हैं, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है R1। R1 में कितना से गुणा करें, के से गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा इसको 3 के 4 के और 5 के 6 7 8 2 3 1। बात ये है, अगर आप इसमें के से जब गुणा कर दिए तो ऐसा हो गया। इसमें आप क्या कीजिएगा कि जब आप के से गुणा किए तो आप ऐसा हो गया ना। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, जब इसमें भी गुणा कर सकते हैं के से, या इसमें भी गुणा कर सकते हैं के से, इसमें भी गुणा कर सकते हैं के से, आप के से गुणा किसी में भी कर सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा, के गुना हो जाएगा। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू 3 4 5 6 7 8 2 3 1। बात सेम है, समझ गए ना, कि अगर आप के से गुणा करते हैं या के कॉमन करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि खुद ही उसका मान जो है के गुना हो जाएगा। उसका मान क्या होगा, के गुना हो जाएगा। समझ गए ना, उसका मान क्या होगा, के गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये है करते हैं। देखिए थ्योरी का 7वां पॉइंट क्या है, आप ध्यान दीजिए। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, कुछ या सभी अवयव, समझ गए ना, दो पदों के योग के रूप में व्यक्त हो तो, माने दो पदों के योग मतलब योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई एक सारणिक है, समझिएगा, कोई एक सारणिक है, उस सारणी के कोई एक पंक्ति में दो अवयव योगफल के रूप में है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, दो सारणिक में लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि कोई एक सारणिक है, मतलब एक घर है, उसमें अगर देखिए दो दो सदस्य लोग रूम में रहते हैं, तो अगर मतलब कि जब उसको बंटवारा करना है तो बंटवारा उसको कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक सारणिक हो गया इस प्रकार से, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, नीचे हो गया आपका सी डी ई ई एफ जी, एक सारणिक हो गया।
अब इसमें देखिए कि इस पंक्ति में जो है दो दो जो है योगफल के रूप में है। तो अब इस सारणी को आप दो भागों में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, दो भागों में। यहाँ प्लस लिखा है तो मैंने प्लस दे दिया। अब देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पर ए है तो ए हो गया, यहाँ पर बी है तो बी हो गया, यहाँ पर सी है तो सी, बाकी सी डी ई एफ जी। आगे देखिए बी सी डी, बी सी डी, सी डी ई एफ जी। समझ गए ना। मतलब आप इसको जो है दो भागों में लिख सकते हैं, वो पंक्ति में हो या स्तंभ में हो, आप उसको दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। माने उसको दो भागों में आप लिख सकते हैं। समझ गए। ये कैसे लिखे हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, इधर वाला मान इधर वाला इसमें लिख दिए हैं, इधर वाला इधर वाला इसमें लिख दिए हैं, बाकी जो कहते हैं इसमें और इसमें दोनों में लिख दिए हैं। यही इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला मतलब कि जो लास्ट होगा, जो कि ये लास्ट है। देखिए क्या है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणज को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। कहने का मतलब यह समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक सारणी है, उसका अगर R1 में, समझ गए ना, R1 में अगर K से गुणा करके, समझ गए, R2 को जोड़ देते हैं और R1 के स्थान पर अगर आप लिख देते हैं तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं समझे। अगर आप R1 में K से गुणा कर दिए, R2 को आप जोड़ दिए, R1 के स्थान पर अगर आप लिख दिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप देखिए क्या कीजिए, C1 में 3 से गुणा कर दिए, C3 को आप जोड़ दिए और C1 की जगह पर लिख दिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे बात को ना। इसे और भी समझिए कि C2 में 5 से गुणा कर दिए, C3 इसमें से C3 को घटा दिए और C2 के स्थान पर लिख दिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ थ्योरी जो है समाप्त होता है। अब जब हम इस प्रश्नावली जब आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। समझ में आने की तो गारंटी है मेरा। समझते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, इस सभी थ्योरी को आप लोग लिख लीजिएगा। हम आपको इसके अगले पॉइंट पर, मतलब इसके अगले लेक्चर में क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप ध्यान दें।